स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी कक्षा में समास पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको समास की परिभाषा, उसके भेद उदाहरण से समझाऊंगी। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या संग्रह। समास में दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। उदाहरण के लिए, राजा का पुत्र राजपुत्र, जेब को काटने वाला जेब कतरा, माता और पिता माता पिता, रसोई के लिए घर रसोई घर। समास भाषा को चुस्त, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाते हैं। समास द्वारा बने संक्षिप्त शब्दों को समस्त पद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में राजपुत्र, माता पिता, जेब कतरा, रसोई घर समस्त पद हैं। बच्चों, ये समस्त पद कैसे बना और उसका विग्रह हम कैसे करेंगे वो मैं आपको विस्तार पूर्वक आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल तो हम ये समझ लेते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। ओके, समास विग्रह समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे समस्त पद के रूप में आपके पास है पत्रोत्तर, जिसका मैंने विग्रह किया तो क्या बना? पत्र का उत्तर। ठीक है, पथ भ्रष्ट, जब इस समस्त पद का विग्रह हुआ तो बन रहा है पद से भ्रष्ट। गंगा जल, गंगा का जल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो हमने यहाँ पे समस्त पद जो संक्षिप्त रूप में थे हमने उसका विग्रह किया, यानी अलग किया। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं एक एक करके सबका नाम आपको बता रही हूँ। पहला द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा अविभाव समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास। तो ये हमारे 6 क्या है? हमारे समास। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारे 6 जो हमारे समास हैं आपको उनका नाम याद रखना है। अभी मैं आपको एक एक करके सबकी परिभाषा और उदाहरण समझाऊंगी। ओके, हम शुरुआत करते हैं द्वंद्व समास से। परिभाषा: जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों अर्थात और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो गया हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात द्वंद्व समास में आपको इस क्या समझना होगा? 2 पद, पहले तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये याद रखना है। दूसरा, समुच्चय बोधक शब्द जो मैंने अभी बताया आपको, और, तथा, या, अथवा, एवं का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द्वंद्व समास में दोनों शब्द समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसे समझने के लिए हम उदाहरण को देखेंगे। जैसे यहाँ पे समस्त पद और विग्रह मैंने दे रखा है, तो आपको पहले समस्त पद का उदाहरण समझना होगा। ठीक है, पहला उदाहरण माता पिता। जब हमने उसका विग्रह किया तो क्या बन रहा है? माता और पिता। ठीक है, दूसरा है लाभ हानि। हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? लाभ और हानि। ठीक है, तीसरा है स्वर्ग नर्क। अगर हम विग्रह करेंगे तो बनेगा मेरा स्वर्ग और नर्क, अथवा स्वर्ग या नर्क। तो जो हमारा विग्रह रूप है, आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे हमने माता और पिता और लगाया है, जैसे स्वर्ग में या लगाया है, तो जब मैं इसका समस्त पद बना रही हूँ तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे और अथवा या का लोप हो जा रहा है। तो हमने अभी यही पढ़ा ना कि इस समास में समुच्चय बोधक शब्दों का जो और, तथा, या, अथवा, एवं जो लगते हैं वो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। था ना इसे? आशा करूंगी आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास। परिभाषा: जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात यहाँ पे दोनों पद, जो 2 पद होते हैं हमारे, उसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये क्या करते हैं? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जहाँ रहेगा वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। ओके,
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के समस्त पदों में कोई भी पद मुख्य नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थ देता है। अर्थात हम उदाहरण के जरिए समझेंगे। जैसे यहाँ समस्त पद और विग्रह आप ध्यान से देखिएगा। पहला उदाहरण है आपका चतुर्मुख। चार है मुख जिसके, किसके? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी के। तो हमारा ये दोनों पद मिला के क्या कर तीसरे पद की ओर जो है वो संकेत कर रहा है। ठीक है। त्रिलोचन, तीन आंखें हैं जिसकी, अर्थात यहाँ पे तीन आंखें किसके बारे में बात हो रही है? भगवान शिव की। ठीक है। चक्र पाणी, चक्र है पानी हाथ में जिसके, अर्थात किनके हाथ में चक्र है बताइए? श्री कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा दोनों पद मिलकर क्या होते हैं? किसी तीसरी पद की ओर संकेत करते, तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। तो ये इजी था, आशा करूंगी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अविभाव समास। परिभाषा, जिस समास में पूरा पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। तो ये आपको याद, पहले पूरा पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, तो वहाँ हमारा क्या होगा? उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, पूरा पद, पहला बात तो पूरा पद प्रधान होगा और वह अव्यय हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पूरा पद अव्यय भी होना चाहिए, प्रधान भी होना चाहिए, अव्यय भी होना चाहिए तथा उसके योग से जो समस्त पद बनेंगे, समस्त पद भी क्या हो जाएंगे? अव्यय बन जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। ओके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अविभाव समास के समस्त पद में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है। हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। ये बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए, मुझे लगता है कि आप सबको भी आता होगा ये वाला। ठीक है। उदाहरण में समस्त पद और विग्रह दोनों को देखिए ध्यान से। हमारा सबसे पहला समस्त पद जो है उदाहरण के रूप में वो है यथाविधि। यथाविधि अभी हमने पढ़ा ना, अगर मैं इसका विग्रह करूंगी विधि के अनुसार। ठीक है। दूसरा है बेकाम, बिना काम के। तीसरा कानो कान, कान ही कान में। चौथा अजन्म, जन्म से लेकर। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि आपका पूरा पद प्रधान होगा और वह अव्यय हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यथाविधि से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तथा उसके योग से जो समस्त पद भी हो अव्यय बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बन रहा है? अव्यय बन रहा है। तो ये हमारा अव्ययभाव समास में आएगा। ठीक है। आशा करूंगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आते तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास परिभाषा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूरा पद गौण होता है। इस समास में पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी होगी, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, पूरा पद गौण होता है। ओके। दूसरा, यहाँ पे पहला पद संज्ञा होगा, दूसरा पद विशेषण होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तत्पुरुष समास के समस्त पद में दूसरा पद मुख्य होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में प्रसर्ग में, को, के लिए, से आदि का लोप होता है, लोप हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रसर्ग में जो आया है में, को, के लिए, से, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमारे कारक के चिन्ह है ना, हमने कारक में पढ़ा है इसे। तो इसको हम विस्तारपूर्वक आगे पढ़ेंगे। ओके। इस समास में समस्त पद करते समय कारक, विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है। इसलिए लुप्त अर्थात गायब हुई विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी एक एक करके। ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्म तत्पुरुष से। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, अर्थात कर्म कारक के जो चिन्ह है को, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। तो अगर हम इसका समस्त पद देखेंगे तो यहाँ पे को का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। ठीक है। कर्ण तत्पुरुष, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। जैसे गुण युक्त, गुणों से युक्त, बिहारी चरित, बिहारी के द्वारा चरित। तो इस कर्ण कारक में से के द्वारा की जो विभक्ति है वो क्या हो रही है? वो लोप हो जा रही है, यानी गायब हो जा रही है जब हम समस्त पद कर रहे हैं तो। ओके। नीचे आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति जो होती है के लिए का लोप होता है।
उदाहरण के रूप में समझेंगे रसोई घर, रसोई के लिए घर, घर किसके लिए, रसोई के लिए, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे जो हमारा के लिए लग रहा है उसका क्या हो जा रहा है, समास पद में उसका लोप हो जा रहा है। ओके, हम आगे चलते हैं। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति जो होती है से का यहाँ पे लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से भीत, तो यहाँ जो से लग रहा है हमारा बीच में वो क्या हो जा रहा है, समस्त पद में उसका लोप हो जा रहा है। ओके, हम आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, के, की का, इसमें यहाँ लोप हो जाता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, तो यहाँ पे का, के, ये जो दो लग रहे हैं हमारे कारक के चिन्ह वो क्या हो जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे इसका लोप हो जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में, पर का यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पे में और पर का लोप हो जा रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं। न्यो तत्पुरुष, जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक होता है उसे न्यो तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनिच्छा अर्थात ना इच्छा, असत्य ना सत्य, तो हम इसको नकारात्मक का मतलब ही होता है कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे इसलिए इन सब चीज़ों को दिया है कि अनिच्छा का मतलब इच्छा नहीं है, मतलब ना इच्छा बोल सकते हैं हम लोग। असत्य मतलब जो सत्य नहीं है, ना सत्य, ठीक है, तो यहाँ पे ना लगता है। ओके, आशा करूँगी आपको तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। और अभी जो हम लोगों ने तत्पुरुष समास को में जो जिस तरह से विभक्ति को हम लोग यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। कर्मधारय समास परिभाषा, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय, उपमान संबंध भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसको मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय, तो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपका विशेषण विशेष्य आधारित, ठीक है। समस्त पद और विग्रह ध्यान से देखिएगा। पहला है नीलकंठ, विग्रह करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, नीला है जो कंठ, अर्थात कंठ कैसा है, किस रंग का है, नीले रंग का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंठ की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा लाल बाजार, विग्रह करूंगी तो बनेगा लाल है जो बाजार, अर्थात बाजार कैसा है, किस रंग का है, तो लाल रंग का है, तो यहाँ पे लाल क्या है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। आशा करूंगी आपको ये समझ में आ गया होगा विशेषण विशेष्य। आगे चलते हैं। उपमेय उपमान कर्मधारय, इसका उदाहरण देखते हैं। समस्त पद के रूप में यहाँ पे मेरा दो शब्द मैंने दिया है, नरसिंह और चंद्रमुख। इसका जब मैं विग्रह करूंगी तो नरसिंह का होगा सिंह रूपी नर, अर्थात नर की तुलना की जा रही है सिंह के जैसे, नर कैसा है, सिंह रूपी, यानी तुलना कर रहे हैं हम, ठीक है। चंद्रमुख, मुख के चंद्र के समान मुख, अर्थात हमारे जब कोई चेहरा बहुत सुंदर हमें लगता है, ठीक है, तो हम उसकी तुलना कर देते हैं ना कि हाँ उसका चेहरा देखो चांद की तरह है, यहाँ पे चंद्र के समान मुख, चेहरे को क्या बोला कि चेहरा कैसा है, चांद की तरह है, ठीक है, तो हम यहाँ तुलना कर रहे हैं। आशा करूँगी आपको विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान समझ में आ गया होगा, अर्थात कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास परिभाषा, जिस सामासिक शब्द अर्थात समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि द्विगु समास के समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास समूह अथवा दल का बोध कराता है, अर्थात आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी द्विगु समास के लिए। पहला तो आपका संख्यावाचक होगा विशेषण, दूसरा समूह में होगा, तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है। उदाहरण के रूप में समझते हैं। समस्त पद और विग्रह ध्यान से देखिएगा। समस्त पद में है त्रिफला, उसका विग्रह करूंगी तीन फलों का समूह बनेगा मेरा, तो अर्थात तीन फलों का समूह। पहले तो मेरा नंबर निकल रहा है, ठीक है, समूह ग्रुप निकल रहा है, ठीक है। तभी मैंने आपको बताया कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा समूह अथवा दल का बोध करवाएगा, ठीक है।
तिरंगा 3 रंगों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार। तो यहाँ पे आपको द्विगु समझने के लिए बहुत ही ईजी है, बस आपको नंबर्स याद करने होंगे, यानी संख्यावाचक, ठीक है, जिसमें नंबर्स होंगे आपके, और समूह अथवा दल का जो बोध करवाए यानी ग्रुप का जो बोध करवाए वो आपका द्विगु समास में आएगा। ओके, आशा करूँगी आपको समास जो भी आज हमने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आप सबके लिए उपस्थित हूँ। चलिए, मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।